Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, nucleus. तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एटम्स का जो सेंट्रल रीजन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर जनरली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है, इसके वजह से दोनों को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन नंबर क्या है, वो इसके बारे में डिस्कशन किया। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द आइसोटॉप्स, आइसोटॉन, आइसोमर एंड आइसोबार। हमने ये भी देखा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, वो कोई भी एटम का एवरेज मास निकालता है। कोई भी नेचुरली कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप से वो सब्सटेंस बना होता है। जैसे क्लोरीन का अगर स्पेसिमेन है आपके पास तो उसके अंदर सारे एटम्स क्लोरीन के ही होंगे, बट कुछ क्लोरीन 37 होंगे, कुछ क्लोरीन 35 होंगे। तो कोई ये नेचुरल चीज है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना, वो उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो भले ही सेम टाइप के ही एलिमेंट्स हो, बट पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के आइसोटॉप हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में डिस्कशन किया। हमने न्यूक्लियस के रेडियस एंड डेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया। न्यूक्लियर डेंसिटी एंड न्यूक्लियर रेडियस के बारे में डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियस जो होता है वो अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग होता है, बट डेंसिटी सबका सेम ही रहता है, 2.3 × 10⁻17 kg/m3। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ हमने देखा, और उसके ऊपर से हमने न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया। एंड लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। दैट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो भैया कुछ हैवियर न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, उसके अंदर से कुछ इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। दैट वाज फाउंड बाय द बैकवेल। तो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या उसके अंदर से बाहर आता है? ऐसे हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली? हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। उसके बॉर्न टाइम से ही वो अनस्टेबल होते हैं। तो टू अचीव द स्टेबिलिटी दे विल एमिट सम इनविजिबल रेडिएशंस। कौन कौन से रेडिएशन होते हैं? तो बोले अल्फा, बीटा एंड गामा होता है। तो अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा और कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन है, एंड गामा क्या है उसके बारे में हमने देखा था। हमने उसके बाद रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने ये सीखा था कि द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, अब इन शॉर्ट उसको ही हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी, उसको ही हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। दैट इज अ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब यूरेनियम है तो उसमें से अल्फा, बीटा या गामा का एमिशन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन। उसका डीके हो गया, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द दैट इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन। तो उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, number of disintegration per unit time. Obviously that is called the rate of disintegration. So rate of the disintegration is equals to limit delta t tends to 0, delta n is the number of disintegration, and delta t is the unit time. That is also written as a dn by dt. And we also knows that this rate of disintegration, which is actually given by dn by dt, proportional to minus number of undecayed nuclei of the substance. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि R इज इक्वल टू माइनस एन इंटू लैम्बडा। आपको ये पता होगा कि ये जो लैम्बडा है वो डी के कॉन्स्टेंट है। लैम्बडा जो है वो डी के कॉन्स्टेंट है।
तो रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन लैम्डा। उसका नेगेटिव साइन तो हमको ये बता रहा है कि टाइम के साथ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई का वैल्यू डिक्रीज होता है। वो तो वही बता रहा है। तो रेट, रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है उसको एन लैम्डा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोनेंशियल लॉ भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। दैट वाज द एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। दोनों साइड अगर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n लैम्डा बिकम्स r एंड n जीरो लैम्डा बिकम्स r0। तो ये जो इक्वेशन है वो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के लिए तो वैलिड है ही, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के लिए तो वैलिड है ही, बट साथ में वो रेट ऑफ द एक्टिविटी के लिए भी वैलिड है। तो मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, तो बोले नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम या रेडियो एक्टिविटी वर्सेस टाइम, तो दोनों का जो ग्राफ का जो नेचर है वो सेम टू सेम मिलेगा। इसको डीके कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डीके कर्व। तो ये हो गया आपका n0, ये हो गया आपका r0। इनिशियल एक्टिविटी r0 है, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n0 है, और वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और अगर मास के बारे में सोचे, नंबर ऑफ द मास ऑफ द अनडिकेड पोर्शन, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिमेन है तो उसका अनडिकेड जो मास है वो भी इसी फॉर्मूला के द्वारा हम उसको एग्जिबिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मास के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ टाइम। चलो, किसी को याद है व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द हाफ लाइफ टाइम? एनीबडी है कोई? माइकल, एनीबडी विल टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाफ लाइफ टाइम? कोई बताएगा? हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन क्या है, बताएगा कोई? एनीबडी है कोई? मेरी आवाज आ रही है भैया? सर n0 1/2। रॉन्ग। याद करो, हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला था वो तो आपको केमिस्ट्री में भी आ रहा है, 0.693 अपॉन लैम्बडा। इसको ln2 बाई लैम्बडा भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दैट वाज द हाफ लाइफ टाइम। चलो, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट डिराइव करने वाला हूं, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। चलो मुझे ये बताओ कि एक हाफ लाइफ टाइम पास होगा, अगर जो टाइम है वो एक हाफ लाइफ टाइम जितना हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई? अगर हाफ लाइफ टाइम जितना टाइम पास हो जाएगा तो उसके बाद नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना रहेंगे? हाफ। हाफ, जो भी इनिशियल है उसके हाफ हो जाएंगे। चलो, ये बराबर है फ्रिया? इज दैट क्लियर? अब मान लो कि दो हाफ लाइफ टाइम पास हो गए हैं, मान लो कि दो हाफ लाइफ टाइम पास हो गए हैं, तो अब मुझे सोच के बताओ कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनडिकेड अमाउंट? 1/4। तो अब जो बचेगा अनडिकेड पोर्शन वो हाफ का भी हाफ, मतलब कहना इसे n0/4, मतलब कहना इसे इट इज n0/2 यस और नो? Yes. मान लो कि थ्री हाफ लाइफ टाइम, मान लो कि थ्री हाफ लाइफ टाइम पास हो गए, मान लो कि थ्री हाफ लाइफ टाइम पास हो गए, तो उसके बाद क्या बचेगा? तीन हाफ लाइफ टाइम पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा वो? तो n/8। वन हाफ लाइफ टाइम पास हो गया, दूसरा पास हो गया, अब तीसरा हाफ लाइफ टाइम पास हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा? तो बोले जो है 1/4 का भी आधा 1/8, तो कहना इसे इट इज n0/2 2 3 नाउ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। मान लो कि ऐसे n हाफ लाइफ टाइम पास हो गए, the half lifetime that is passed, n number of half lifetime has been passed,
तो अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द अनडिकेड अमाउंट आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम हैज बीन पास्ड। n naught upon 2 raised to n. वेरी गुड। तो ये आपको एज अ शॉर्टकट याद रखना है। ये जो लास्ट इक्वेशन है कि अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम हैज बीन पास्ड, n number of half lifetime has been passed, then the amount of the undecayed substance is equals to n0 by 2 raised to n। क्या ये आपको समझ में आया भैया? This shortcut will be helpful to solve some MCQs regarding in JW or NET. It will be helping you to solve the MCQ not only in the physics but also in the chemistry। Chemistry. तो केमिस्ट्री में भी ये शॉर्टकट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आएगा कि अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम पास हो जाएंगे तो क्या बचेगा, तो n0 by 2 रेस्ट। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ना वो अनडिकेड सब्सटेंस का है। तो अगर डिकेड कितना हुआ, डिकेड कितना है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल। देखो इनिशियली 100 है और अब जो बचे वो 30 बचे, तो कितने डीके हो गए? इनिशियल सपोज 70। हाँ 70, तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया ना भैया, बराबर है। तो ये यस सर। हाँ, दिस इज द अमाउंट ऑफ द अनडिकेड, दिस इज द शॉर्टकट फॉर अनडिकेड सब्सटेंस। अगर डीके कितना हो रहा है तो आपको n0 माइनस n0 by 2 raised to n करना है। अगर डीके कितना वो जानना है तो n0 में से इसको इनिशियल n0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड द सेम शॉर्टकट you can apply for the radioactivity as well। एक्टिविटी के लिए भी ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम हैज बीन पास्ड देन व्हाट इज द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, तो वो भी आपका हो जाएगा n0 r0 upon 2 raised to n। इनिशियल रेट जो है ना वो r0 है। तो जो अनडिकेड सब्सटेंस के लिए जो शॉर्टकट है वही शॉर्टकट आपका रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन के लिए भी वही शॉर्टकट लगेगा। तो क्या ये आपको समझ में आया भैया? Yes. तो ये दोनों शॉर्टकट्स आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के अंदर इसका सीधा हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट थ्योरी। अब जो थ्योरी है ना दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। तो फ्रेंड्स इसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेथड दिया हुआ है वो बहुत ही बेकार मेथड है। मैं आपको मीन लाइफ टाइम का एक सिंपल सा मेथड देने वाला हूं। टेक्स्ट बुक का थ्योरी आपको नहीं करना है। मैं जो थ्योरी अब यहाँ पे बता रहा हूं इसको ऐसे प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज मीन लाइफ टाइम, डिराइव इट्स इक्वेशन एंड ऑल्सो डिस्कस द रिलेशन ऑफ द मीन लाइफ टाइम विद द हाफ लाइफ टाइम। तो और द लास्ट वी हैड डिस्कस अबाउट द 20th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब 21, डिफाइन एवरेज और मीन लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल एंड डिस्कस ऑब्टेन इट्स रिलेशन विद द डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। चलो ये थ्योरी है। तो इसमें है ना टेक्स्ट बुक या ये जो कुमार बुक का जो मेथड है ना वो नहीं करना है। क्या बोलते हैं मीन लाइफ टाइम? तो सीधी सी बात है कि भाई देखो कोई भी सैंपल है हमारे पास, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है तो उसके अंदर बहुत सारे अनडिकेड, इनिशियली बहुत सारे अनडिकेड न्यूक्लियाई हो गए। मान लो कि यूरेनियम का सैंपल है तो इनिशियली बहुत सारे अनडिकेड न्यूक्लियाई है, फिर उसका क्या होगा, ग्रेजुअली डीके होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। यस और नो फ्रेंड्स? अल्फा बीटा या गामा का एमिशन होगा इसमें से। बट कुछ एटम्स ऐसे हैं कि जो फटाफट डीके हो जाते हैं, कुछ बहुत देर के बाद डीके होते हैं। मतलब किसी का लाइफ टाइम कम है, किसी का लाइफ टाइम ज्यादा है, तो वो सारे लाइफ टाइम का अगर एवरेज निकाल देते हैं, वो सारे अलग अलग न्यूक्लियाई जो यहाँ पे है हमारे पास, ये जो स्पेसिमेन है उसके अंदर जो अलग अलग न्यूक्लियाई है, उसके अलग अलग न्यूक्लियाई के हाफ लाइफ टाइम, सॉरी उसके लाइफ टाइम अलग अलग हो गए।
कुछ फटाफट डीके हो जाएगा, कुछ देर के कुछ न्यूक्लियाई कुछ समय के बाद डीके हो गए। तो सबका लाइफ टाइम अलग अलग है। तो सारे न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम का जब अगर एवरेज निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भैया? एवरेज लाइफ टाइम बोलते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन। बट उसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द टाइम इंटरवल फॉर विच द अनडिकेड सब्सटेंस बिकम्स ईथ पार्ट ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज लाइफ टाइम। तो हम ये वाला डेफिनेशन हम यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर ये डेफिनेशन यूज किया है, तो मेथड थोड़ा टिपिकल हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो एवरेज लाइफ टाइम का दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द टाइम इंटरवल इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई becomes eth part of the initial undecayed nuclei. So this is called the average lifetime. So from the second definition I can say, देखो अभी जो मैं थ्योरी लिख रहा हूं ना, आपको वही लिखना है एग्जाम के अंदर, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। फ्रॉम द डेफिनेशन, आफ्टर एवरेज लाइफ टाइम number of undecayed nuclei n becomes n0 by e. चलो according to the definition, is that clear? तो अगर इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मेरा जो टाइम है वो एवरेज लाइफ टाइम जितना हो जाएगा, उसका सिंबल टाउ है, तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा? n0 by e हो जाएगा। चलो बराबर है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया? फ्रेंड्स हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. ओके, नाउ applying लॉ ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, और वो लॉ क्या है? n इज इक्वल्स टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। चलो इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर t के बदले अगर टाउ लिख रहा हूं, तो क्या मुझे n के बदले n0 बाई लिखना चाहिए? इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे t के बदले टाउ लिख रहा है तो n के बदले n0 बाई लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1/e इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लैम्डा टी। e रेज टू माइनस लैम्डा टी का मतलब होता है 1/e रेज टू लैम्डा टी। तो फ्रेंड्स e रेज टू लैम्डा टी इज इक्वल्स टू e ही बचेगा, e रेज टू 1 बचेगा। देखो ये बेस सेम हो गया, तो अगर बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि लैम्डा टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाउ। लैम्डा टी नहीं आएगा, लैम्डा टाउ आएगा, बिकॉज यही तो टाइम जो है वही तो हाफ मीन लाइफ टाइम है। तो लैम्डा टाउ इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा भैया। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स नाउ आई कैन से योर एवरेज लाइफ टाइम और मीन लाइफ टाइम कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला जस्ट 1/λ. So this is the relation of average lifetime with the decay constant. But we also want to derive the relation of the average lifetime with the half lifetime as well. Now half lifetime जो है ना, टाउ हाफ, वो तो क्या है भैया? 0.693/λ है। तो कैन आई से इट इज अ 0.693 इंटू 1/λ। अब मुझे बताओ कि ये 1/λ तो हमने क्या प्रूव कर दिया भैया? वही तो हमारा टाउ है। तो एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू टाउ हाफ अपॉन 0.693, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टाउ हाफ अपॉन ln2, बिकॉज 0.693 इज द वैल्यू ऑफ ln2। तो फ्रेंड्स दिस इज द रिलेशन ऑफ द टाउ हाफ एंड द टाउ। तो आपको ये थ्योरी एग्जाम में लिखना है और डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो टेक्स्ट बुक वाला थ्योरी नहीं लिखना है, अगर ये थ्योरी पूछते हैं आईएमपी थ्योरी है तो आपको ये लिखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, आप आराम से ये थ्योरी लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जो टेक्स्ट बुक का जो मेथड है वो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि देखो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। देखो बहुत मतलब डिफिकल्ट करके दिया हुआ है। तो फाइनली यू गॉट द सेम आंसर, टाउ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। दिख रहा है आपको? एंड द रिलेशन इज टाउ इज इक्वल्स टू टाउ हाफ अपॉन 0.693, वो भी बराबर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आया मैंने जो बोला था वो? आपको थ्योरी समझ में आया मैंने जो सिखाया आपको? Yes, sir. ओके सो फ्रेंड्स, अब ये जो पार्ट है ना 20 सेकंड से, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन, वो सब कुछ आपके कंटेंट में से कैंसल्ड है। गामा डीके भी कैंसल्ड है। ये 26th क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब वो भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ 27 से अब करना पड़ेगा आपको, फिशन से स्टार्ट करेंगे। बट ये अब 27, 28 एंड 29, these are the last questions you need to prepare। 30 से लेके सब कुछ वापस से कैंसिल है। तो अब 3-4 क्वेश्चन थ्योरी में बाकी है, बट मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। रेडियो एक्टिविटी जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बेस पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, come to the numerical of this chapter. Illustration number 1, 2, 3 I think we had done with 1, 2, 3 हो गए हैं। Okay. So are you able to see the question number chapter number 13 in your mobile screen for the numerical? Yes, sir. मुझे बताओ कि आई थिंक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने करवा दिया है। Am I right फ्रेंड्स? चलो फोर्थ न्यूमेरिकल से बाकी है। तो फ्रेंड्स कम टू द फोर्थ न्यूमेरिकल। क्या लिखा है देखो, हाफ लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। हाफ लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है कि भाई टाउ हाफ जो है इलेक्शन नंबर 4 कैसे होगा, अभी नहीं होगा। तो टाउ हाफ जो है ना वो 4.5 10⁻⁹ है। अब फ्रेंड्स ये जो ईयर है ना उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो 1 ईयर माने 365.25 डेज, डेज माने 24 आवर्स, आवर्स माने 3600 सेकेंड्स। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो मुझे उसका वैल्यू पता है, और आप भी याद रखना लेना चाहिए आपको भी कि 1 ईयर मतलब कितने सेकंड्स। तो मैं आपको बता दूं 1 ईयर मतलब 3.154 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स होते हैं। तो ये याद रख दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो टाउ हाफ आपको मिल गया। मुझे है ना 1 ग्राम सैंपल का एक्टिविटी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी चाहिए। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिविटी याद करो, हमने डेराइव किया था कि वो n लैम्बडा जितना होता है। Am I right फ्रेंड्स? यस और नो? Yes. तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल जाएगा, अगर मुझे लैम्बडा मिल जाएगा, अगर ये दो चीज अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मेरा एक्टिविटी हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स लैम्बडा तो मिल सकता है, पूछो क्यों? टाउ हाफ जो होता है ना वो 0.693 अपॉन लैम्बडा होता है। तो
तो इसके ऊपर से आप कह सकते हो कि लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा भैया? 0.693 अपॉन टाउ ऑफ हो जाएगा। यस और नो फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। चलो आपको यहां से लैम्डा मिल जाएगा। अब बाकी क्या बचा? बोले नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने ग्राम में? बोले 1 ग्राम सैंपल का निकालना है। तो 1 ग्राम सैंपल का अगर एक्टिविटी निकालना है तो 1 ग्राम के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए आपको। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि मोल नंबर कैन बी गिवन बाय n अपॉन Na? क्या आपको ये पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन एवोगैड्रो नंबर आपको नंबर ऑफ मोल्स देते हैं? एंड आपको ये भी पता होगा कि मोल इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन अपॉन एटॉमिक मास नंबर। ये पता है आपको? मोलर मास यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, फिजिक्स के अंदर भी 11th में हमने डिस्कस किया था। ये मैं राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो मोल अमाउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड इट इज आल्सो रिटन एज अ टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो n बाई Na इज इक्वल्स टू m बाई m नॉट। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको whenever you wants to find the number of nuclei in the sample, तो आपको क्या करना है? सैंपल का टोटल मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये करोगे। ये केमिस्ट्री में भी आई थिंक आप बार बार करते होगे। यस और नो? यस सर। करते हो ना केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए। यस सर। तो यहाँ पे जो मास है वो 1 ग्राम है। चलो एटॉमिक मास कितना है? यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, उसका एटॉमिक मास जो होगा वो आपका हो जाएगा 238 ग्राम पर मोल। है राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 238 आएगा एंड इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻²2 सॉरी 23। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो खत्म बात, खत्म। दोनों में दोनों चीज आपके पास अब है। 6.02 10⁻23 इंटू 1 डिवाइड बाई 238 इंटू लैम्डा, लैम्डा का हो जाएगा 0.693 अपॉन टाउ हाफ। तो फ्रेंड्स टाउ हाफ का तो वैल्यू हमारे पास है, तो मेक इट सिंप्लीफाइड, यू गेट द आंसर। समझ में आया भैया? इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. सिंपल है ना? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो एक्टिविटी हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हमने डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। तो 5th इलस्ट्रेशन जो है ना वो एक एसक्यू जैसा है। एसक्यू में पूछ सकते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो एक तरीके से एसक्यू है। देखो क्या लिखा है भैया 5th क्वेश्चन में कि भाई हाफ लाइफ टाइम जो है ना वो 12.5 ईयर है। तो 25 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, बोलो। इसमें क्या एक ही स्टेप का बोलो, क्या आएगा आंसर? टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है ना वो 25 ईयर दिया हुआ है। मतलब कितना हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है? कैन आई से इट इज अ 2 times द 12.5 ईयर्स? यस और नो? मतलब 2 टाउ हाफ होगा। अब याद करो वो शॉर्टकट वो था कि अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम जितना टाइम पास हो जाएगा तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई? तो बोले n0/2⁻n। बट यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम हैज बीन पास्ड? 2। 2। तो फिर यहाँ पे अनडिकेड सब्सटेंस कितना हो जाएगा भैया ओरिजिनल सब्सटेंस से? 1/4। तो व्हाट फ्रैक्शन
of the sample of pure tritium will remains after 25. So 1/4 of the fraction will be remains. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है वो आउट ऑफ कंटेंट है। इलस्ट्रेशन में 1 to 5 ही आपके सिलेबस के अंदर है। 6 एंड 7th इलस्ट्रेशन जो है ना वो नहीं है आपके कंटेंट, मतलब इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए। एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो 13 चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 ही कंटेंट में है, 6 7 नहीं है। अब एक्सरसाइज में कितना है, 1 to 21 है, बट उसमें 6 नहीं है, 12 नहीं है, 14, 6 12 एंड 14 नहीं है। 1 to 21 सारे करने हैं, बट उसमें 6 12 एंड 14 को नहीं करना है। ओके फाइन, तो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज के 1 to 4 हमने कर दिए, मैं राइट फ्रेंड्स? बराबर है? 4 तक किया था, यस और नो? Yes, sir. चलो अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। A given coin has a 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For the simplicity, assume that the coin is entirely made by copper atoms. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में ही कर देना चाहिए था। क्वेश्चन ऐसा है कि 3 ग्राम का हमारे पास एक कॉपर का कॉइन है और उसमें से सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन को मुझे सेपरेट कर देने हैं, तो उसके लिए मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 एटम ऑफ कॉपर। तो फ्रेंड उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। ZMP प्लस NMN माइनस कैपिटल M। Z कितना है, तो 90 कॉपर 67 63 का मतलब हुआ 29 कॉपर 67 का मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 29। मास ऑफ प्रोटॉन यू विल बी गिवन, यहाँ पे नहीं दिया है बट आपको एग्जाम में देंगे, U के फॉर्म में देंगे, U के फॉर्म में देंगे। मास व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 63 माइनस 29 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएगा, तो इट विल बी 34, सब्ट्रैक्शन करो 34 आएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन यू विल बी प्रोवाइडेड एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस तो दिया हुआ ही है, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका U में आएगा। फिर अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है तो आपको ये U के बदले क्या लिखना है, हमको पता है कि 1U इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो अगर U को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू 931.5 मिलियन। तो ये आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल गया। बट ये जो मिला वो किसका मिला, तो बोले एक कॉपर के एटम में से, एक कॉपर के न्यूक्लियाई में से मुझे पूरे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को सेपरेट करना है, तो इतना एनर्जी मुझे चाहिए। बट मुझे एक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक कॉपर की बात नहीं है, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉपर की बात है, 3 gram. तो बोले नंबर ऑफ कॉपर तो पता नहीं है बट मास पता है 3 ग्राम। तो एक काम करते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 3 ग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स को फाइंड कर लेंगे। तो वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, मोल नंबर इज इक्वल्स टू m/m0 इज इक्वल्स टू n/na एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मास कैन बी गिवन बाय दैट मास इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी मास के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे m जो है ना वो 3 ग्राम है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23, मोलिकुलर वेट 63 ग्राम पर मोल 63।
तो ये करोगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। फिर आप लास्ट में आर्ग्यूमेंट कर लो कि भाई एक कॉपर में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी था वो अभी हमने जो यहाँ पे फाइंड किया वो मान लो कि वो x है, तो एक एटम के लिए x जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दिस मच एटम के लिए यहाँ पे जो है उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगा। करवाने की जरूरत है भैया कि चलेगा? चलेगा। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? पहले मैंने एक कॉपर में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो मैंने फाइंड किया और उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो you will get the total energy required to separate all the protons and neutrons from the 3 gram of the copper coin. Is that clear friends? आया बात समझ में? यस सर। ओके चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ना वो कैंसल्ड है। एक्सरसाइज का सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ना वो करने की अभी जरूरत नहीं है, वैसे उसमें कुछ था ही नहीं, कोई बात नहीं। सेवेंथ पे आ जाओ। सेवेंथ इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेवेंथ का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 IMP, इसके अंदर जो ए वाला जो मेथड है ना वो तो ठीक है, बट बी वाला जो मेथड है ना वो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा उसको सिंपल करके दे देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज अ लाइफ टाइम ऑफ टी ईयर्स, मतलब हमारे लिए जो टाउ हाफ है ना उन लोगों ने उसको टी बोल दिया है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस बाय 3.125 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो दिया हुआ है कि अभी जो नया एक्टिविटी है ना वो ओरिजिनल एक्टिविटी का 3.125% है, तो मतलब कहना इसे 0.03125 इंटू R0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रेंड्स? परसेंटेज को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, R इज इक्वल टू R0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लाओ, या फिर सिंपल हम ये करेंगे कि इफ n हाफ लाइफ टाइम आर पास्ट, that is t is equals to n number of tau half, that is n capital T, then we know that the number of, then we know the radioactivity reduced to initial upon 2 raised to n times। ये शॉर्टकट हमको पता है। am I right friends? हाँ के ना? हाँ यस सर। सर। चलो अब Yes, sir. हमको R पता है, अभी जो नया एक्टिविटी वो कितना है, तो बोले 0.03125 ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू R0 अपॉन 2 रेज टू n। तो फ्रेंड्स अगर आप 2 रेज टू n को सब जगह इक्वेशन बनाओगे ना, 2 रेज टू n को सब जगह इक्वेशन बनाओगे ना, तो वो बनेगा आपका 1 अपॉन 0.03125। करो तो फ्रेंड्स 1 अपॉन 0.03125 करो तो क्या आंसर आ रहा है, देखो तो जरा, देखो ना, 1 अपॉन 0.03125 करो तो क्या आ रहा है? थर्टी वन। क्या 31? फिर से करो। 32. 32 आएगा। सो द टाइम which is passed t is equals to n into tau, n into tau half तो t है, बट यहाँ पे 5 मिला n का वैल्यू, तो मतलब हाउ मच टाइम हैज बीन पास्ड टू हैव द एक्टिविटी दिस मच, सो 5t विल बी द फाइनल आंसर। 5 कैपिटल T इज द ईयर आंसर। आया बात समझ में फ्रेंड्स? चलो ये आपका और ये एन हाफ से बाद में समझाओ ना। क्या, कहाँ से? एन हाफ के बाद। यहाँ से। यस सर।
देखो हमको एक शॉर्टकट पता है कि अगर n number of half lifetime has been passed, then the radioactivity reduced to R0 by 2 raised to n. चलो ये शॉर्टकट हमको पता है, yes or no? अभी किया ना हमने, Yes, sir. वो नंबर ऑफ अनडिकेड का भी रिडक्शन इसी हिसाब से होता है, नंबर ऑफ अनडिकेड अमाउंट का भी फॉर्मूला वही आएगा, रेडियो एक्टिविटी का भी वही आएगा। अब हमको रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है, नया रेट दिया हुआ है, कितना है कि बोले जो नया जो रेट है ना वो ओरिजिनल रेट से 3% जितना है, मतलब 0.0312 है। बस अब मैंने क्या किया कि दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 0.03125 r0 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, 2n को सब जगह इक्वेशन बना दिया, तो बचेगा 1/0.031, इसका 32 आया, 32 मतलब 2/5। अब 2n इज इक्वल टू 2/5, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा भैया, 5. So this n is the number of half lifetime. So how much the total time is passed? तो बोले n into t, तो 5 into t. Is that clear now? Yes, sir. In the second case, it is mentioned that the radioactivity is of 1% of the original one. तो 1% का मतलब क्या है, 0.01 R0. Yes or no? Yes. Now, as we know, if the time which is passed is equals to n half lifetime, तो आपका जो रेडियो एक्टिविटी होगा वो ओरिजिनल एक्टिविटी से 2n टाइम होगा, बट यहाँ पे जो नया एक्टिविटी जो मिल रहा है वो कितना है, तो बोले 0.01 R0 है, इज इक्वल्स टू R0 अपॉन 2n। दोनों साइड से वापस R0 कैंसल। तो अब मुझे बताओ कि 2n को सब जगह इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, मुझे 100 मिलेगा, yes or no? Yes. So can I say it is a 2/2, 10/2? Now applying log both the side, तो दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, log to the base 10, तो पावर आगे आ जाएगा, ये तो आपको पता होगा कि जो पावर होता है वो आगे आता है, तो यहाँ पे log 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, आगे आ जाएगा log 10 to the base 10। तो फ्रेंड्स log 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.40। अरे log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। log 2 का वैल्यू जो होता है ना वो 0.3010 होता है, एंड log 10 का वैल्यू क्या रहेगा, log 10 का वैल्यू log e to the base e 1 होता है, सिमिलरली log 10 to the base 10 भी 1 ही होता है। देखो log 2 का जो वैल्यू है वो 0.3010 होता है, बट अगर ln 2 का वैल्यू है तो वो हो जाएगा आपका 0.693। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स n इज इक्वल टू 2/0.3010। चलो 2/0.3010 करो तो क्या आता है, बताओ 2/0.3010 करो क्या आता है, 6.644. तो 6.644, तो टाइम विच इज पास्ट t इज इक्वल्स टू n t, तो n का वैल्यू आ गया 6.644 इनटू कैपिटल T। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स ये सेकंड क्वेश्चन का वहां पे मेथड थोड़ा अलग किया हुआ है, बट यू गेट द सेम आंसर और नॉट, बताओ तो मुझे, आंसर सेम आ रहा है क्या लगा रहा है? देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका मेथड थोड़ा अलग किया हुआ है, बट आंसर यू गेट द सेम 6.6445। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है Yes. वो इसमें से नहीं करना है आपको, वो मैंने जो बताया ऐसे करना है। इज दैट क्लियर? Yes. सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया गया है, देखो। सो आई हैड गिवन द बेटर एंड सिंपल मेथड,
and the benefit of my method is both the question can be solved with the same method. Is that clear? समझ में आया भैया? हाँ कि ना? तो Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो देखो पहले 10th देख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन में क्या मैं होमवर्क पे दे सकता हूँ? अभी डिस्कस जो किया था वही किया था ना, अभी जो किया वही कि आपको रेडियो एक्टिविटी का रेट दिया गया है। रेट आपको व्हाट इज द रेट, रेट आपको फाइंड करना है। तो रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एज वी नो उसका जो मोड है ना वो एन लैम्डा होता है। तो एन का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि अभी याद रखना है टोटल मास जो दिया है सब स्पेसिमेन का इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर मास। तो एन का वैल्यू टोटल मास एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर मास एंड लैम्डा के बदले क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन टाउ हाफ। तो क्या आपके पास टोटल मास है ना 15 मिलीग्राम। तो 15 इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। मोलिकुलर कौन है? एसआर 90 है 90। तो ये आपका एन मिल गया अपॉन 0.693 टाउ हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 28 ईयर्स। तो 28 ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो मैंने बताया था कि ये रिलेशन याद रख दो कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.154 10⁻⁷। बस सब कुछ सॉल्व करो, गेट द आंसर। तो इज इट गिवन टू द होमवर्क फ्रेंड्स? क्या ये मैं होमवर्क में दे सकता हूँ? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन। 9th इज द सिमिलर क्वेश्चन। अब तक क्या था कि अब तक हमको है ना मास दिया था और उसके ऊपर से एक्टिविटी हमको फाइंड करना था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है और आपको मास फाइंड करना है। एक्टिविटी दिया हुआ है, मास फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी मतलब रेट, कभी कभी रेडियो एक्टिविटी को आई भी बोलते हैं, कभी कभी आई भी लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब ये यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है ना 8 मिली क्यूरी। तो 8 मिली का मतलब 10⁻³ क्यूरी। क्यूरी नहीं चलेगा भैया, क्यूरी नहीं चलेगा। 1 क्यूरी माने 3.7 10⁻10 बैकवेल। तो आर दिया हुआ है, क्यूरी को मैंने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यूरी को मैंने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई विल फाइंड। लैम्बडा का वैल्यू आपको पता है कि 0.693 अपॉन टाउ हाफ। टाउ हाफ 5.3 ईयर नहीं चलेगा, ईयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा 10⁻⁷। तो इसके ऊपर से क्या मिल जाएगा भैया आपको? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई मिल जाएगा। तो करो तो भैया, अगर कैलकुलेटर है तो करो तो एक बार 8 इंटू 3.7 इंटू 5.3 इंटू 3.514 इंटू 10⁻7 10 3 तो 10⁻14 बचेगा अपॉन 0.693। चलो क्या आंसर आ रहा है देखो तो। क्या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने मिलते हैं देखो तो। 8 इंटू 3.7 इंटू 5.3 इंटू 3.154 अपॉन 0.693 क्या मिल रहा है? बोलो बोलो फटाफट, बताओ भैया क्या आ रहा है? 713.96. 996. 713.996। 996. ओके 10⁻, मतलब 714 कर दूं ना, 714 इंटू 10⁻4 714 इंटू 10⁻14। चलो अब मुझे तो मास फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स याद करो, हमारे पास एक शॉर्टकट है, म्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n/na इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो अभी मुझे मास फाइंड करना है, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलिकुलर वेट।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आपको न्यूक्लियाई मिल गया 714 10⁻14 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 into the molecular weight, and molecular weight is given and that is 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका मास जो आ जाएगा वो ग्राम में आएगा। समझ में आया भैया? थोड़ा उल्टा क्वेश्चन था तो ठीक है ना, चलेगा? Yes, sir. समझ में आया? हाँ कि ना? Yes, sir. ओके। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो सेम ट्रैक पे ही है। तो ये इसमें क्या है कि पहले हम n फाइंड करेंगे और n का वैल्यू प्लेस करेंगे m कैपिटल M एवोगैड्रो नंबर अपॉन m0। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑल द गेट द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन सुन के मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। आपको ये लगेगा कि वाह क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आएगा। The normal activity of a living carbon containing matter is found to be about 15 decays per minute for every gram of carbon। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन होता है ना, वो भी उसका भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, तो लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो कार्बन होता है उसका एक्टिविटी कितना होता है? 15 डिकेस पर मिनट होता है। बट आदमी जब मर जाता है, वो जब कोई भी जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो मर जाती है, तो उसके बाद ये एक्टिविटी डीके जो है ना उसका रेट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो क्या लिखा है कि भाई जब वो लिविंग है ना, तो एट दैट टाइम जो उसका रेट है वो 15 डिकेस पर मिनट है। This activity arises from the small portion of the radioactive 6C14 present in the stable carbon isotope। information है। When the organism is dead, its interaction with the atmosphere ceases to the activity begins to drop। एक बार वो लिविंग ऑब्जेक्ट मर जाता है तो ये एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। और कार्बन का जो हाफ लाइफ टाइम है ना वो भी हमको दिया हुआ है कि भाई 5730 ईयर्स है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन the age of a specimen can be approximately estimated। this is the principle of carbon dating technology, archaeology। फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी सिविलाइजेशंस कितना पुरानी है, कोई भी संस्कृति कितनी पुरानी है, उसको फाइंड करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज होता है। क्या ये कभी आपने सुना है? यस और नो? Yes, yes, Yes. फ्रेंड्स आज हम वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस करने वाले हैं। ऐसा पता चला कि मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो का मैंने अभी स्पेसिमेन लिया। अभी मैंने कल मैंने गया था मोहनजोदड़ो और मैंने उसका स्पेसिमेन लिया, तो उसके अंदर कार्बन का जो एक्टिविटी है ना वो 9 डिकेस पर मिनट मिला मुझे। वो एक्चुअल में लिविंग जब था, वो जो संस्कृति थी, वो जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जब लिविंग थी, तो एट दैट टाइम उसके बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होगा वो कितना होगा, वो जब लिविंग थी तब, तो 15 डीके पर मिनट थी। यस और नो? बट आज मुझे क्या मिला उसमें अंदर, उसके जो स्पेसिमेन है, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहां पे जो क्या बोलते हैं उसको, आर्कियोलॉजी जो फाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो स्पेसिमेन होता है उसको, मतलब जो भी है, आज जाके मैंने वहां पे स्पेसिमेन लिया तो पता चला वो 9 डीके पर मिनट है। तो उसके ऊपर से मुझे वो सिविलाइजेशन कितना पुराना है वो मुझे फाइंड, व्हाट इज द एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली फाइंड कर सकते हैं। जब वो सिविलाइजेशन लिविंग था एट दैट टाइम, मतलब उसका इनिशियल एक्टिविटी हमको दिया हुआ है 15 डीकेस पर मिनट, और अभी मैंने फाइंड किया तो मुझे कितना मिला, तो बोले अभी मैंने फाइंड किया तो मुझे 9 डीके पर मिले
9 डिकेज पर मिनट मिला। तो उसके ऊपर से मुझे उसका टाइम फाइंड करना है कि भाई ये 15 में से 9 होने के लिए जो टाइम लगेगा, क्या मैं वो ऐसा बोल सकता हूँ कि वही हमारे ये मोहनजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन है उसका डेट, इसका एज होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. लॉजिक समझ में आया आपको? जब मोहनजोदड़ो में जब लोग जिंदा थे तो उसके बॉडी के अंदर जो कार्बन था उसका एक्टिविटी 15 डीके से था इनिशियली, बट आज की डेट में वो मिला मुझे 9 डीके पर मिनट। तो ये जो 15 में से 9 हो जाएगा, वो टाइम जो लगेगा, कैन आई से दिस इज द टाइम ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली? Yes, sir. तो अब मेरे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। आई का वैल्यू 9 है, आई जीरो का वैल्यू 15 है। पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ई रेस टू माइनस लैम्डा टी मुझे फाइंड करना है। तो ये 9/15 का मतलब 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो फ्रेंड्स ई रेस टू लैम्डा टी इज इक्वल टू, कैन आई से 5/3? यस और नो? Yes, sir. अब 5/3 कैन आई से 1.667? Yes, sir. taking ln both the sides, so ln e raised to lambda t is equals to ln 1.667। ये लैम्डा टी जो है ना वो तो आगे आ जाएगा, लैम्डा टी जो है ना वो तो आगे आ जाएगा, पावर है तो बचेगा ln e। अब इसका है ना मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 1.667। अब फ्रेंड्स आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर आपके सर ने आपको समझाया होगा कि लॉग कैसे कैलकुलेटर से निकालना है, समझाया हुआ है? अगर नहीं समझाया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई x का लॉग फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका वैल्यू प्रेस करो कैलकुलेटर में, मतलब कैलकुलेटर में 1.667 प्रेस करो, या फिर आपको क्या करना है, याद है? 13 times उसका स्क्वायर रूट निकालना है। 13 टाइम्स रूट निकालना है, फिर क्या करना है, -1 करना है, और फिर क्या करना है, 3558 से मल्टीप्लाई करना है। बराबर है फ्रेंड्स? तो करो, तो क्या आ रहा है आंसर? Yes. तो ये आपको लॉग निकालने का ये मेथड है, बता दे, ये तो लिख देना, वैसे दिया हुआ है बुक के अंदर भी दिया हुआ है। तो क्या आ रहा है, करो फटाफट, 1.667 प्रेस करो, 13 टाइम्स रूट प्रेस करो, -1 प्रेस करो, लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 3558 करो। बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है? करो फटाफट कैलकुलेटर से, बताओ क्या आ रहा है आंसर? बताएगा कोई? 0.22169। क्या रहा है, 0. 0.22169। ओके, तो 2217 कर देते हैं, चलो। अब लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो 0.693 अपॉन टाउ हाफ है। अब टाउ हाफ का जो ईयर में है ना, तो मैं इसको ईयर में ही रखता हूँ, तो हमारा जो टाइम का आंसर भी ईयर में ही आएगा, 0.693 अपॉन 5730। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0.693 अपॉन 53730 इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहा है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहा है, 2.03 इंटू 0.2217 क्या आ रहा है? अरे बोल भी दो।
फिर जो भी आएगा उसको 5730 से मल्टीप्लाई करो एंड 0.693 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर ईयर में आ जाएगा। तो वो जो सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो का, वो कितना ओल्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चला कार्बन डेटिंग में क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो अभी जो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, वो अभी वहाँ पे जाके आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो स्पेसिमेन लेते हैं, उसके अंदर कार्बन का एक्टिविटी क्या है वो फाइंड करते हैं। इनिशियल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 15 ही होता है पर मिनट, वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो नेचुरल है। तो 15 से अभी जो है वो होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड कर देंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सिविलाइजेशन का एज हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात? Yes, sir. यस सर। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या मैं करवाने की जरूरत है? देखो तो दोनों के आपको एटॉमिक मास नंबर पता है, एक का 197 है, दूसरे का 107 है। उसके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। कराऊं किसने चलेगा? आपको क्यूब रूट निकालना आता है ना कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालना आता है ना? हाँ सर। हाँ, तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 को करवाने की जरूरत है? नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन डू योरसेल्फ। 12th हमारे कंटेंट में नहीं है, 12th नहीं है, 12th हमारे कंटेंट में नहीं है। 13 है, 14 नहीं है, 14 नहीं है, वापस से 15 है। बट अभी जो बाकी न्यूमेरिकल्स है 4-5 मतलब 6-7 बाकी है, तो वो न्यूमेरिकल्स एंड 2-3 थ्योरी बाकी है। वो अब ट्यूसडे हमारा लेक्चर आएगा डायरेक्टली, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।